दी ललन टॉप शो इज ब्रॉट टू यू बाय दुकान। लाइफ होगी आसान जब ऑनलाइन चलेगी दुकान। अभी डाउनलोड करिए खाता बुक का दुकान ऐप और शेयर करिए ये लिस्ट ग्राहकों के साथ व्हाट्सएप पर, जिससे वो अपना ऑर्डर आसानी से आपको भेज सकते हैं। जल्द ही अपनाएं खाता बुक का दुकान ऐप, 100% मुफ्त, सुरक्षित और आसान ऑनलाइन दुकान। एक जरा सा आसमान में आहट होती है और जंग की मुनादी पीट दी जाती है। सरहद पर झड़प होती है और युद्ध की तैयारियों का जायजा लिया जाने लगता है। ये बात सत्य है कि भारत की सरहदें कुछ ऐसे देशों से भी जुड़ती हैं जो हमारी जमीन के प्रति अच्छा दोस्ताना भाव नहीं रखते। इसमें पाकिस्तान भी है, इसमें चीन भी है। ये बात सत्य है कि लद्दाख के मोर्चे पर हमारा लगातार चीन से तनाव चल रहा है। लेकिन यदि आपने जो प्रचलित शोर है, सोशल मीडिया का शोर है, उससे दूर कुछ समझदार लोगों के सुर सुने होंगे तो बार बार यही बात कही गई होगी कि अपनी तरफ से चाक चौबस्त रहना है और बातचीत के जरिए रास्ता निकालना है। यही बात देश की सरकार भी कह रही है और बात यह है कि ये बात आगे बढ़ रही है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप दी ललन टॉप शो देख रहे हैं और शो में आज सबसे बड़े मुद्दे पर बात होगी कि भारत और चीन का झगड़ा कैसे सुलझ रहा है। दोनों देशों के विदेश मंत्री डिसएंगेजमेंट के लिए राजी हो गए हैं। क्या इसका यह मतलब है कि चीनी सेना भारत की जमीन से पीछे लौट जाएगी? और जब शांति बहाली की बात हो रही है तो रक्षा मंत्री सेना प्रमुखों के साथ जो अहम बैठक कर रहे हैं उसके क्या मायने हैं? सब पर विस्तार से बात करेंगे। बाकी कुछ दूसरी सुर्खियां रहेंगी, मसलन कंगना और शिवसेना का झगड़ा और उसमें मां की एंट्री, मसलन लाठी मारकर किसानों को भगाने वाला एक राज्य सरकार का दांव। लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो देखिए। तो भीड़ देखे दिलीप भाई ने शरीर खड़ा कोरोना दिनों বিজেপি ভয়ে চলেছে করোনা চলে গেছে দিদিমণি শুধু শুধু ঢং করছেন, লকডাউন করছেন যাতে বিজেপি মিটিং মিছিল না করতে পারে। কিন্তু বন্ধুগণ, আমরা যেখানে বেরিয়ে পড়বো সেখানে মিছিল হয়ে যাবে, যেখানে দাঁড়িয়ে যাবো সেখানেই মিটিং হয়ে যাবে, কেউ আটকাতে পারবে না। वीडियो में दिख रहे हैं जनाब पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष हैं। धनियाखली की एक जनसभा में बंगाली भाषा में बोल रहे हैं। एक जगह उन्होंने कहा कोरोना चोल गे छे, यानी कोरोना चला गया। इस वाक्य को मार्क कर लीजिए। इसी शो में हम आपको कोरोना के आंकड़े बताएंगे, उससे इस बयान का मिलान करिएगा। वो बयान भी सुन लीजिएगा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री देते हैं कि कोरोना पर लापरवाह होना ठीक नहीं है। तो एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं, देश का स्वास्थ्य तंत्र है जो बीमारी से जूझ रहा है, देश है जहां 1 लाख केस रोजाना, ये आंकड़ा अब तक कल्पना में था, कुछ ही दिनों में हकीकत हो सकता है। और उसी देश में एक प्रदेश के अध्यक्ष बीजेपी के कह रहे हैं कि कोरोना अब नहीं है। दिलीप घोष ने कोरोना को नकारने के अलावा कहा कि ममता बनर्जी दिखावा कर रही हैं, लॉकडाउन इसलिए लगा रही हैं ताकि बीजेपी अपनी मीटिंग और रैलियां ना कर सके। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है। लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को उम्मीद है, इसलिए ममता के खिलाफ तीखी बयानबाजी हो रही है। होती रहे बयानबाजी, ममता अपनी करें, बीजेपी अपनी करे, लेकिन उसके चक्कर में लोगों की जान से न खेलें। कोरोना को चला गया ना बताएं, क्योंकि सत्य ये है कि कोरोना से 1000 से ज़्यादा लोग रोज़ाना मरते हैं, हर वय के लोग मरते हैं। ये था वीडियो। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले कोरोना के आंकड़े। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 96,551 मामले सामने आए। 1,209 लोगों की मौत हुई। कुल मामले बढ़कर हो गए हैं 45,62,415। एक्टिव मामलों की संख्या है 9,43,480 और कुल मौत का आंकड़ा 76,271। दूसरी सुर्खी सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ी है। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक समेत 6 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। रिया और शौविक के अलावा बाकी 4 आरोपी हैं अब्दुल बासित, जैद विलात्रा, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा। रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा कि अगले हफ्ते हम हाईकोर्ट जाने के बारे में फैसला करेंगे। शनिवार और रविवार को कोर्ट की छुट्टी होती है, यानी रिया फिलहाल भाईकुला जेल में ही रहेंगी। जमानत का विरोध करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने कहा कि रिया ने ड्रग तस्करों के संपर्क में होने और ड्रग्स खरीदने की बात को कबूल किया है।
इसके जवाब में रिया के वकील ने कहा कि आरोप कबूलने के लिए दबाव बनाया गया था। एनसीबी ने यह भी कहा कि वो सुशांत के ड्रग्स लेने के बारे में जानती थी और कई गिरफ्तार लोगों ने भी रिया से संपर्क की बात स्वीकार की है। एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तारी के बाद 8 सितंबर को रिया चक्रवर्ती को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अगर जमानत नहीं मिलती तो उन्हें 22 सितंबर तक जेल में रहना होगा। एक सुर्खी इसी से जुड़ी भी है, नहीं भी है, पर सियासत भरपूर है। कंगना रनौत बनाम शिवसेना वाली लड़ाई बुलंद हो रही है। बीजेपी कंगना की तरफदारी कर रही है, लेकिन उनके सब बयानों की नहीं। कौन सा बयान? मुंबई को पीओके कहने वाला बयान। इससे दूर है बीजेपी। आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना को घेरते हुए कहा कि आप दाऊद का घर नहीं गिराते, लेकिन कंगना की जगह को गिरा दिया। शिवसेना के हाथ से ये मामला निकल रहा है, ये बात फडणवीस ने कही। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट के मेंबर यानी कि केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के प्रमुख, पार्टी का नाम है ये, रामदास अठावले, उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई को लेकर मुआवजे की मांग की। इससे पहले अठावले ने 10 सितंबर को कंगना से उनके घर पर मुलाकात की। कहा कि कंगना बीजेपी या आरपीआई में आए तो उनका स्वागत है, पर उनकी राजनीति में रुचि नहीं है। राजनीतिक पार्टियों के समर्थन के साथ कंगना की लड़ाई में उनकी मां आशा रनौत भी आई। उन्होंने शिवसेना सरकार पर कई कड़वी बातें कही। अगली सुर्खी संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा से। सोमवार को संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा। उससे पहले पक्ष विपक्ष में एक चुनाव को लेकर जोड़तोड़ चल रही है। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए चुनाव। ये चुनाव 14 सितंबर को होना है। विपक्ष ने इस पद के लिए लालू यादव की पार्टी आरजेडी के सांसद मनोज झा को संयुक्त उम्मीदवार बनाया है। मनोज झा ने आज नामांकन वाला पर्चा भरा। पहले कांग्रेस डीएमके से किसी को उम्मीदवार बनाना चाहती थी, लेकिन तमिलनाडु की पार्टी डीएमके पीछे हट गई। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की तरफ से एक बार फिर से जेडीयू के नेता और राज्यसभा के सांसद और पिछले राज्यसभा उपसभापति हरिवंश उम्मीदवार हैं। पंडितों का कहना है, राजनीतिक पंडितों का, कि हरिवंश का जीतना तय है क्योंकि सरकार के पक्ष में गणित है। विपक्ष की तरफ से मनोज झा को चुनाव लड़ाना सांकेतिक चुनौती की तरह है, लेकिन कांग्रेस कई पार्टियों को लामबंद करने की कोशिश कर रहा है, खासतौर पर वो पार्टियां जो एनडीए में शामिल नहीं हैं और उसके पक्ष में कभी कभार वोट करती हैं, जैसे बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस आदि इत्यादि। ये रणनीति कितनी सफल होगी, सोमवार को पता चलेगा। यहाँ पर उपसभापति की बात, लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर की बात, उप लोकसभा अध्यक्ष की या लोकसभा उपाध्यक्ष की बात, इसकी नियुक्ति की मांग कांग्रेस कर रही है। 1 साल से डेप्यूटी स्पीकर का पद खाली है। परंपरा के मुताबिक डेप्यूटी स्पीकर का पद विपक्षी पार्टियों के पास होता है, लेकिन लोकसभा के इस टर्म में अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। ये थी आज की सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली से तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर रूस की राजधानी मॉस्को। कल आधी रात तक यहां एक मीटिंग चल रही थी। मीटिंग भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच थी, और जब ये खत्म हुई तो दोनों देशों ने यह ऐलान किया कि हम युद्ध नहीं चाहते, शांति चाहते हैं। शायद यही सबके हक में है। लेकिन मॉस्को वाली बैठक में जो 5 बातें तय हुई, क्या उनसे लद्दाख वाला झगड़ा खत्म हो जाएगा? क्या डिसएंगेजमेंट पर सहमति बन गई है? क्या इसका मतलब यह है कि अब पूरा झगड़ा खत्म हो जाएगा? क्या चीनी सेना भारत की जमीन वापस हमें दे देगी? और जो रोज युद्ध वाली बातें होती हैं, क्या अब वो नहीं होंगी? विदेश मंत्रियों वाले साझा बयान को कूटनीति के विद्वान किस तरह से पढ़ रहे हैं, ये हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन पहले एलएसी के ताज़ा हालात देख लीजिए, जो युद्ध के और करीब बढ़ रहे हैं। 21 साल पहले 1999 में भारत पाकिस्तान में कारगिल का युद्ध हुआ। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी थी कि वो सर्दियों में खाली किए भारतीय सेना के बंकरों में कब्जा करके एडवांटेज हासिल कर ले। युद्ध में चोटियों की अपनी अहमियत होती है। जब युद्ध हुआ, भारतीय सेना ने एक एक करके चोटियों पर दोबारा कब्जा किया। युद्ध में यही होता है, सेना दुश्मन पर हमला करती है, उन्हें हराकर उसके इलाकों पर कब्जा करती है, आगे बढ़ती है। अगर इसमें हमले वाली बात निकाल दें तो भारत और चीन के बीच चोटियों को कब्जा करने की ऐसी ही होड़ चल रही है जो एक बिना बारी के युद्ध की तरह है। गोली नहीं चल रही, लेकिन हालात ऐसे हैं कि किसी भी वक्त युद्ध शुरू हो सकता है। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक हर दिन हालात पहले से ज़्यादा खराब हो रहे हैं। दोनों सेनाएं सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर हैं, यानी फायरिंग रेंज में हैं, अपने गोला बारूद और हथियार के साथ। पिछले 4 महीने से लद्दाख में जो सबसे बड़ा झगड़ा है वो पेंगोंग सो झील के दोनों किनारों के पास ज़्यादा है। और इस झगड़े को एक लाइन में बताऊं तो झील के उत्तरी किनारे पर चीन की पोजीशन मजबूत है और दक्षिणी किनारे पर भारत चीन पर भारी पड़ता है।
31 अगस्त के बाद पैंगोंग झील के दक्षिण में भारत ने कुछ चोटियों पर अपनी तैनाती बढ़ा दी। इसके बाद चीन ने बढ़त हासिल करने के लिए छटपटाना शुरू किया। उसने पैंगोंग झील के दक्षिण में चुशुल सेक्टर में भारत की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हमारी सेना ने यह कोशिश कामयाब नहीं होने दी। फिर 7 सितंबर को हवा में फायरिंग वाली घटना हुई। जब पैंगोंग झील के दक्षिण में चीन को बढ़त हासिल नहीं हुई तो उसने स्ट्रेटजी बदलकर झील के उत्तरी किनारे पर भारत के इलाके में बढ़ने की छटपटाहट शुरू की, और यही पिछले 48 घंटे का ताज़ा झगड़ा है। खबरें आ रही हैं कि चीन फिंगर 4 से आगे अब पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है। पश्चिम यानी हमारे इलाके में भारत के हिसाब से फिंगर 8 से होकर LAC गुजरती है, और वहीं तक भारत के जवान पहले पेट्रोलिंग के लिए जाते थे। लेकिन मई के महीने में चीनी सेना 8 किलोमीटर आगे तक फिंगर 4 पर आ गई थी और 4 महीने से वहीं जमी है। वहाँ चीन ने अपनी पोजीशन मजबूत कर रखी है। अब जैसे भारत ने झील के दक्षिणी किनारे पर चोटियों पर कब्जा किया, वैसे ही चीन उत्तरी किनारे पर चोटियों पर बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रहा है, और दोनों सेनाओं में चोटियों वाली कश्मकश फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच है। फिंगर 3 और फिंगर 4 कैसे बनी होंगी वो इस तस्वीर से समझिए। एक ही पहाड़ी से 2 फिंगर की तरह की आकृतियां निकलती हैं जो ढलान के साथ झील में मिल जाती हैं, जैसे हथेली से हमारी उंगलियां निकलती हैं। तो इनमें से फिंगर 3 पर भारत की सेना है, फिंगर 4 पर चीन की सेना। पहाड़ी से जहां फिंगर 4 निकलती है उस चोटी को ग्रीन टॉप कहते हैं। ग्रीन टॉप पर चीन की सेना का कब्जा है, और क्योंकि ये ऊंचाई पर है तो हमारी सेना की पोस्ट पर हावी है। फिंगर 3 के पास हमारी धन सिंह थापा नाम की पोस्ट है। ये पोस्ट चीन के फिंगर 4 के ग्रीन टॉप की फायरिंग रेंज में है। ग्रीन टॉप के 1 किलोमीटर उत्तर में पिंपल चोटी है, वहां पर भी चीन की सेना ने कब्जा कर रखा है। इसके करीब फिंगर 3 की चोटी पर कब्जा करने के लिए भारत की सेना कई बार कोशिश कर चुकी है, लेकिन चीन इसे कामयाब नहीं होने दे रहा। यहाँ झगड़ा ये चल रहा है कि कौन सी सेना कितनी ऊंचाई पर कब्जा करती है, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक हालात बहुत गंभीर हैं, क्योंकि एक तो सेनाएं बहुत पास हैं और दूसरा उनके पास युद्ध का सारा साजो सामान है। लद्दाख के हालात हैं ऐसे, और इन सब के बीच आज दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक अहम बैठक की। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, CDS बिपिन रावत समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। अब सवाल ये उठता है कि जब कल रात ही भारत और चीन के बीच शांति बहाली पर बात बन गई, सहमति हो गई, तो तनाव कम क्यों नहीं हुआ? पहले तो उन 5 बिंदुओं का जिक्र जो भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात के बाद साझा बयान में पेश किए गए। पहली बात, भारत और चीन के बीच पहले हुई सहमतियों से जो द्विपक्षीय रिश्ते बने हैं, उन सहमतियों से ही अब भी गाइडेंस लिया जाए, किसी भी तरह की असहमति को झगड़े में तब्दील न होने दिया जाए। दूसरी बात, दोनों देशों ने ये बात मानी है कि अभी सीमा पर जो भी हो रहा है वो दोनों के हित में नहीं है, इसलिए सहमति ये बनी कि दोनों सेनाओं में बातचीत जारी रहे और जल्दी से डिसएंगेजमेंट हो, दोनों सेनाओं के बीच उचित दूरी रहे, तनाव कम हो। तीसरी बात, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि सीमाओं को लेकर जो पुराने करार हैं उन्हें दोनों ही सख्ती से माने और सीमा पर शांति बहाल की जाए। दोनों ही देश ऐसा कोई काम ना करें जिससे बात बिगड़े। चौथी बात, सहमति इस बात पर भी बनी कि भारत चीन सीमा के सवाल पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत का चैनल हमेशा खुला रखा जाए। और पांचवी बात, दोनों ही मंत्री इस बात पर सहमत हैं कि जैसे ही ये तनाव कम होता है, दोनों देश सीमा पर शांति बहाली के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स यानी कि आपसी विश्वास बढ़ाने वाले कदम उठाएंगे। इसके अलावा जो बात बयान में नहीं थी और सूत्रों के हवाले से आई वो ये कि भारत ने LAC के पास चीन के सेना बढ़ाने को लेकर आपत्ति जताई। सेना बढ़ाने की वजह चीनी विदेश मंत्री ने भी नहीं बताई। इसके अलावा डिसएंगेजमेंट के लिए दोनों सेनाओं के कमांडर ही बातचीत करेंगे। अभी ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत चल रही है, जल्द ही कोर कमांडर स्तर की बातचीत भी होगी। तो विदेश मंत्रियों वाली बैठक के बाद आए बयान को किस तरह से समझा जाए, इस पर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। ब्रह्मा चेलानी जैसे विदेश मामलों के एक्सपर्ट लिख रहे हैं कि बयान में स्टेटमेंट को एंटे यानी कि पहले वाली यथास्थिति बहाल रखने की बात नहीं है, मतलब चीन पीछे जाने को राजी नहीं हुआ जो भारत की मांग रही है। हमने कुछ और भी एक्सपर्ट से बात की, सुनिए। पहली तो ये कि इस स्टेटमेंट में ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जिक्र है और ना ही स्टेटस को एंटे का जिक्र है। ये दोनों ही हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हमारा जो गोल होना चाहिए इस पूरी डायलॉग से, चाहे वो मिलिट्री लेवल पर हो रहा हो या मिड पॉलिटिकल लेवल पर हो रहा हो या फिर डिप्लोमेटिक लेवल पर हो रहा हो, हमारा गोल है स्टेटस को एंटे का रेस्टोरेशन। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि स्टेटस को एंटे की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, उसके रेस्टोरेशन को लेकर के अब हम उतने कमिटेड शायद नहीं हैं। जो तीसरी चीज है इसके बारे में वो ये है कि किसी कारण से फ्यूचर की बात भी शुरू हो गई है। कहा यह गया है, जो 5वां पॉइंट है, कि एज द सिचुएशन ईजेस द टू साइड्स शुड एक्सपेडाइट वर्क टू कंक्लूड न्यू कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स।
आप कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको इसका अब अश्योरेंस है कि सिचुएशन इंप्रूव होने वाली है और नए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बनेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो LAC पे टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट हुई है, क्या अब उनको मैनेज करने के लिए नए CBMs बनेंगे? चाइना का बयान आया वो ये है कि हमने 5 पॉइंट जो है माने हैं जिससे हम बॉर्डर को सुलझाएंगे, जिसमें फिंगर 4 और 8 के बीच में जो बाकी डिस्प्यूटेड एरिया भी है उसमें भी हम बातचीत करेंगे। अभी तक चाइना ने ग्राउंड पे कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा ये है कि ऐसी चीजें बातचीत जो है चलती रहनी चाहिए नीचे लेवल पे, और डायरेक्शन दिए जाएंगे कि नीचे लेवल पे बातचीत से इस मसले को सुलझाया जाए। कुल मिलाकर बात यह है कि विदेश मंत्रियों की बैठक ने युद्ध की आशंका तो घटा दी, लेकिन 4 महीने से पेंगोंग झील को लेकर जो झगड़ा चल रहा था वो अब भी सुलझ जाएगा ऐसा लगता नहीं। मामला ऐसे ही और खिंचता जा रहा है। हरियाणा में कल किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज के ये वीडियो कल से सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं और अब ये मुद्दा और बड़ा हो गया है। 10 सितंबर को भारतीय किसान यूनियन समेत कई किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में प्रदर्शन किया। किसानों ने अंबाला को दिल्ली से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे का घेराव किया। पुलिस से कई बार की झड़पों के बीच पुलिस या लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आई। और इसकी शुरुआत कैसे हुई? जब किसान संगठनों ने किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली बुलाई। रैली के लिए 9 सितंबर से ही लोग जुटने लगे थे। इसे देखते हुए प्रशासन ने पीपली क्षेत्र में धारा 144 लगा दी थी। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी की। हालांकि बड़ी संख्या में किसान कुरुक्षेत्र पहुंच गए। तमाम तरह की रुकावटों के बाद उन्हें पीपली में रैली करने की इजाजत दी गई। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। किसानों का आरोप है कि सिविल ड्रेस में पुलिस ने लाठियां बरसाई। किसानों ने वहां खड़ी दमकल की गाड़ी की खिड़की के शीशे तोड़े। किसानों का कहना है सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP दिलाने की स्थापित व्यवस्था को खत्म कर रही है। किसान अपनी फसल के दाम के लिए व्यापारी के भरोसे हो जाएंगे। इस बारे में हमने भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी से बात की। सुनिए। जो तीनों अध्यादेश लागू किए हैं उन तीनों अध्यादेशों के लागू होने से मंडियां टूटेंगी, MSP खत्म होगा और जो ढांचा खड़ा होगा वो ये होगा कि सरकार पूरी तरह से खेती से बाहर होगी और सीधा खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच जो है वो अंतर इतना बढ़ जाएगा कि देश में जो चंद पूंजीपति हैं वो सारे देश का खदान खरीदेंगे और फिर पूरा देश उन्हीं चंद पूंजीपतियों से मोल लेके खाएगा और जो बीच का मुनाफा है वो केवल उन चंद पूंजीपतियों को ही मिलेगा, जिससे अमीर और अमीर होगा और वो काला बाजारी करेंगे, गरीब और गरीब होगा। अब किसानों के आंदोलनों के समर्थन में विपक्षी पार्टियां भी आ गई। कांग्रेस ने कहा कि जो 3 अध्यादेश मोदी सरकार लेकर आई उससे मंडी, किसान और मजदूरी खत्म हो जाएंगे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने वीडियो जारी कर किसानों पर लाठीचार्ज के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को जिम्मेदार ठहराया। मोदी और खट्टर सरकार एक षड्यंत्र के तहत खेती व फसल खरीद की पूरी मंडी व्यवस्था पर हमला बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में खेती के तंत्र को मुट्ठी भर कंपनियों के हाथ बेच देना चाहती है। इसीलिए एक साजिश के तहत कोरोना महामारी के बीचों बीच 3 काले कानून अध्यादेश के माध्यम से मोदी सरकार लेकर आई ताकि किसान, आड़ती और मजदूर का गठजोड़ खत्म हो जाए और पूरा कृषि तंत्र देश में गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा जाए। अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल भी किसानों के समर्थन में आई। RLD के नेता जयंत चौधरी ने कहा कि कुरुक्षेत्र में किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास आग पर घी डालेगा। किसान के आक्रोश को समझने के बजाय उसकी आवाज अगर दबाई जाएगी तो विश्वास बढ़ेगा। तो अब ये समझ लीजिए कि किसान प्रदर्शन किस बात को लेकर कर रहे हैं। मोदी सरकार के कौन से 3 अध्यादेशों की बात हो रही है। पहला, नरेंद्र मोदी सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया है। इसके जरिए खाद्य पदार्थों की जमाखोरी पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया, यानी व्यापारी कितना भी अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य वगैरह जमा कर सकते हैं। दूसरा, कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020। इसका मकसद है कृषि उत्पाद विपणन समितियां यानी कि APMC मंडियों के बाहर कृषि से जुड़े उत्पाद बेचने और खरीदने की व्यवस्था तैयार करना।
यानी मोदी सरकार ने वो व्यवस्था खत्म कर दी जिसमें किसान अपनी उपज एपीएमसी मंडियों में लाइसेंसधारी खरीदारों को ही बेच सकते थे, वो बाहर भी बेच सकते हैं। तीसरा, मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कानूनी वैधता प्रदान करता है ताकि बड़े बिजनेस वाले और कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पर जमीन लेकर खेती करें। इन तीनों अध्यादेशों से क्या वाकई किसानों को नुकसान हो रहा है, ये समझने के लिए हमने एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से भी बात की। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात की गई है। उसमें किसानों को सबसे बड़ा डर ये है कि किसान और कंपनी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें कभी भी कंपनी उस किसान के प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर सकती है, उसकी क्वालिटी हल्की बता के उसको रद्द कर सकती है। दूसरा सबसे बड़ा एक कारण ये है इसमें कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है और कंपनियां किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो किसानों को ये डर है कि किसान उनके एक तरह से मजदूर बन जाएंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने जब 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था तभी इन बदलावों की बात कही गई थी। सरकार कह रही है कि ये बदलाव किसानों के हित में है, उनकी आमदनी बढ़ेगी। वैसे भी 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य मोदी सरकार ने रखा था, लेकिन बीच में कोविड-19 आ गया। आय तो दोगुनी नहीं ही होगी, लेकिन पिछले महीने जो जीडीपी के आंकड़े आए उसमें यह पता चला कि सिर्फ खेती ने अर्थव्यवस्था की थोड़ी बहुत लाज बचाई। तो जरूरी है कि लाठियां मारने के बजाय सरकार किसानों से बात करे, उनकी समस्याएं सुने, उनकी शंकाओं का समाधान करे। तो आज का शो खत्म हो गया। आखिरी में कविता। प्रख्यात लेखिका कवि महादेवी वर्मा, महियशी महादेवी वर्मा, आज उनकी पुण्यतिथि है। इस मौके पर उनकी कविता सुनिए। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश पथ में पिछ जाते बन पराग। गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पद पखार, जो तुम आ जाते एक बार। हंस उठते पल में आद्र नयन, धुल जाता होठों से विषाद, छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिर संचित विराग, आंखें देती सर्वस्व बार, जो तुम आ जाते एक बार। हम एक बार फिर आपके बीच आएंगे। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।